बस चाची जी, अब बहुत हो चुका। पिछले 3 सालों से मैं आपके हर ताने, हर अपमान को यह सोचकर सहती रही कि शायद एक दिन मेरी निष्ठा आपके दिल में जगह बना लेगी, लेकिन आपने तो मेरी खामोशी को ही मेरी लाचारी मान लिया। आज आपने सिर्फ मेरे काम पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि मेरे स्वाभिमान और संस्कार की धज्जियां उड़ाई हैं। अंकिता के चेहरे का यह उग्र और निर्भीक रूप देखकर चाची सुमित्रा देवी का गला सूख गया। उनके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास कांपने लगा। अंकिता के आंसुओं का सैलाब अभी रुका भी नहीं था कि तभी मुख्य दरवाजे से उसका पति कबीर दाखिल हुआ, जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। घर में पसरा यह तनाव, रसोई में बिखरे शीशे के टुकड़े और फर्श पर गिरा खून देखकर कबीर के होश उड़ गए। और फिर कबीर ने जो फैसला लिया, उसने सुमित्रा देवी और उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। शादी के 3 साल हो गए अंकिता, पर लगता है तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें एक ढंग की चाय बनाना भी नहीं सिखाया। सुमित्रा देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कड़वाहट से भरकर अपनी बड़ी बहू अंकिता पर ताना कसा। अंकिता चुपचाप खड़ी रही। उसकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर भींजे हुई थी। उसने एक शब्द भी पलटकर नहीं कहा, न कोई सफाई दी, न कोई शिकायत की। यह अपमान अब उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुमित्रा देवी जब भी उनका बेटा कबीर घर आता, उसकी आंखों में अंकिता की झूठी गलतियों का जाल बुन देती, जिससे कबीर और अंकिता के रिश्तों में भी दूरियां आने लगी थी। लेकिन इस घर में अभी अभी ब्याह कर आई छोटी बहू मीरा यह सब चुपचाप देख रही थी। मीरा को इस घर में आए अभी महीना भर ही हुआ था। अंकिता के साथ होता यह अन्याय देखकर मीरा का दिल कांप उठता था। एक दोपहर रसोई से कांच टूटने और किसी के कराहने की तीखी आवाज़ आई। मीरा घबराकर रसोई की तरफ भागी। वहाँ का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक गईं। फर्श पर कांच का बड़ा जार टूटा पड़ा था। अंकिता जमीन पर बैठी कांच के टुकड़ों को समेट रही थी। उसकी हथेली से लाल गाढ़ा खून टाइलों पर बह रहा था, लेकिन वह दर्द से कराह भी नहीं पा रही थी। शायद सास के डांटने का डर हाथ के जख्म से ही बड़ा था। सुमित्रा देवी सिर पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, कामचोर कहीं की, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। यह जाग तेरे बाप के घर से आया था। पास ही खड़ी देवरानी की बहन जो मेहमान बनी आई थी, वह भी मुंह बनाकर बोली, चाची जी, इसे तो कोई काम ही नहीं आता। पता नहीं कबीर भैया ने क्या देखकर हाँ कर दी थी। अंकिता ने सूजी आंखों से अपनी सास की तरफ देखा, पर डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। मीरा से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और कड़क आवाज़ में बोली, चाची जी, आपको टूटता हुआ कांच दिख रहा है, लेकिन दीदी के हाथ से बहता खून नहीं दिख रहा। सुमित्रा देवी ने जहरीली नज़रों से मीरा को देखा। तुम बीच में मत बोलो मीरा, अभी 1 महीना हुआ है तुम्हें इस घर में आए। अपनी हद में रहना सीखो। तभी मीरा का पति सिद्धार्थ वहाँ आया।
माहौल देखकर उसने मीरा का हाथ खींचा और कहा, मीरा, तुम बड़ों के मामले में मत पड़ो, अपनी मर्यादा में रहो। मीरा ने अपने पति को देखा। उसकी आंखों में पत्नी के लिए चिंता नहीं बल्कि चुप रहने का एक सख्त आदेश था। पर मीरा समझ चुकी थी कि इस घर में चुप्पी साधना अपराध को बढ़ावा देने जैसा है। 2 दिन बाद भयंकर गर्मी में अंकिता अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधे गैस के सामने रोटियां सेक रही थी। सुमित्रा देवी ने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उन्होंने थाली दूर फेंक दी। भगवान जाने किस ध्यान में रहती है, रोटी जल गई है। सुमित्रा देवी गुस्से में उठी और उन्होंने अंकिता का वही घायल हाथ पकड़कर जलते हुए तवे के पास कर दिया। अंकिता की दर्दनाक चीख से पूरा घर दहल उठा। इस बार मीरा आंधी की तरह रसोई में आई। उसने झटके से सुमित्रा देवी का हाथ पीछे ढकेला और चिल्ला उठी, बस कीजिए चाची जी, इंसान है, यह कोई बेजुबान जानवर नहीं। आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ और ससुर जी दौड़ते हुए आए। सिद्धार्थ ने मीरा को डांटना चाहा, पर मीरा ने सीधे अपना फ़ोन निकाला और कहा, सिद्धार्थ, अगर आज तुमने या किसी ने भी दीदी पर हाथ उठाया या ताना मारा तो यह रिकॉर्डिंग और दीदी का मेडिकल रिपोर्ट सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा। सुमित्रा देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसी वक्त मुख्य दरवाजे से अंकिता का पति कबीर अंदर आया। घर का माहौल अंकिता का जलता हुआ हाथ और बिखरे आंसुओं को देखकर वह शन्न रह गया। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, कबीर भैया, आपकी खामोशी ने दीदी को इस हाल में पहुंचाया है, देखिए अपनी आंखों से। कबीर घुटनों के बल अंकिता के पास बैठा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने अंकिता को गले से लगाया और खड़े होकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने हमेशा आपको सही माना और अंकिता को गलत, लेकिन आज मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। अंकिता अब इस घर में एक पल नहीं रहेंगी। मैं इसे अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। मीरा ने भी सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, सिद्धार्थ, अगर तुम इस अधर्म के खिलाफ अपनी माँ के सामने खड़े नहीं हो सकते तो आज मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मैं ऐसी जगह 1 मिनट नहीं रहूँगी जहाँ औरत के सम्मान को रौंदा जाता है। सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो मीरा, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दोनों भाइयों ने अपने बैग पैक किए। सुमित्रा देवी और उनका परिवार गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन चारों एक दूसरे का हाथ थामकर उस घर की दहलीज पार कर गए। चारों के घर से निकल जाने के बाद विमला जी के घर में पसरा सन्नाटा किसी शमशान जैसा भारी लगने लगा था। पूजा और विक्की अपनी माँ के इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा कम और अपनी सहूलियतें छिन जाने का खौफ ज़्यादा था। दूसरी तरफ कबीर और रोहन दोनों अपनी पत्नियों अंकिता और आयशा को लेकर शहर के एक छोटे से किराए के मकान में आ गए। घर छोटा था, लेकिन वहाँ घुटन नहीं, शांति की ताज़ी हवा थी। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे।
अंकिता के हाथ का जख्म गहरा था, लेकिन आयशा ने किसी छोटी बहन की तरह उसकी सेवा की। वह अंकिता के हाथों पर मरहम लगाती और कहती, दीदी, घाव हाथ का हो या दिल का, वक्त के साथ सब भर जाता है। अब बस हमें दोबारा किसी को इसे कुरेदने का मौका नहीं देना है। अंकिता, जो पिछले 5 सालों से सिर्फ तानों और हुक्म की गुलाम बनी हुई थी, पहली बार खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। उसने रोहन और कबीर के सहयोग से घर से ही बेकिंग और टिफ़िन सर्विस का काम शुरू करने का फैसला किया। मीरा भी इस नई शुरुआत में उनकी हिम्मत बनी। आयशा और अंकिता की बनाई रोटियों और टिफ़िन की खुशबू धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। पहली बार जब अंकिता ने अपने काम से कमाए पैसों का पहला चेक कबीर के हाथों में रखा तो कबीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अंकिता को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अंकिता, जो सम्मान तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उसे पहचानने में मुझे इतनी देर लग गई। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। धन्यवाद।